17 मार्च 2025 को नागपुर में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान एक विवादास्पद घटना घटित हुई जिसने शहर में हिंसा की लहर को जन्म दिया। बता दें कि घटना की शुरुआत महाल क्षेत्र में हुई, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ माना जाता है, और यहां से हिंसा का विस्तार होते हुए पूरे शहर में फैल गया। इस हिंसा के परिणाम स्वरूप 33 पुलिसकर्मी घायल हुए और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कर्फ्यू तक लगाया। इस घटना ने नागपुर के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया। यूपी, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश के अलावा पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़क गए। एक हफ्ते चले इन दंगों में सिर्फ मुंबई में ही 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के हेडक्वार्टर वाला नागपुर तब भी शांत रहा। कुछ प्रदर्शन हुए और धारा 144 लगी, लेकिन शहर जलने से बच गया। लेकिन बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने के वक्त शांत रहा नागपुर। 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग पर सुलग उठा। आपको बता दें कि 17 मार्च की सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शिव जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग करना। बता दें कि यह प्रदर्शन महाल के मुख्य चौराहे पर हुआ, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और आरएसएस के हेडक्वार्टर का नजदीकी इलाका भी है। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब की तस्वीर को जलाया और जिस कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उस हरे रंग की चादर को उस तस्वीर पर लपेटा गया और उसे जलाया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों ने एक हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्य इस घटना से आहत हो गए और 17 मार्च की दोपहर करीब 3 बजे गणेशपीठ थाने में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो वहीं हिंसा का उभार तेजी से हुआ। शाम होते होते महाल में स्थिति बिगड़ने लगी और करीब 7:30 बजे वहां हिंसा भड़क गई। हिंसा की लहर ने पुलिस बल को भी नहीं बख्शा। उपद्रवियों ने डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और पुलिस को आंसू गैस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही ओल्ड भंडारा रोड पर हंसपुरी इलाके में भी हिंसा की शुरुआत हुई, जो रात करीब 10:30 से 11:30 के बीच हुई। वहीं हिंसा की चपेट में आकर 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 3 डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ, जिसमें गाड़ियों में आग लगाने और घरों में तोड़फोड़ करने की घटनाएं हुई। पुलिस ने इस स्थिति को संभालने के लिए महाल सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया और फ्लैग मार्च निकाला। तो वहीं इस हिंसा के पीछे कुछ गहरे साजिश के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार औरंगजेब की कब्र जलाने की घटना का वीडियो खास व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया। एक ग्रुप अधिकतर मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवकों से भरे हुए थे। बताया जा रहा है कि ग्रुप में लोग इस वीडियो का जवाब देने के लिए प्रदर्शन की योजना बना रहे थे और इसके जरिए एक निश्चित क्षेत्र में इकट्ठा होने की जानकारी दे रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप हिंसा फैलने में देरी नहीं लगी। हिंसा के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो इसे सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करती है। तो वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में महाल के रहने वाले चंद्रकांत गावड़े के घर 500 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया था। सबसे पहले भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, जिसके बाद घर पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियों में आग लगा दी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि उपद्रवियों को पहले से ही जानकारी थी कि कैमरे कहां लगे हुए हैं और वे इन्हें नष्ट करने के बाद हिंसा को अंजाम देने के लिए जुटे थे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस घटना को गंभीर रूप से लिया। उन्होंने कहा है कि दंगों में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह की घटना के बाद शहर में पूरी तरह से शांति थी, लेकिन शाम को कुछ लोग जानबूझकर हिंसा भड़काने के लिए हमले करने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस हिंसा में पत्थरों और हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कुछ घरों को और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। वहीं इस हिंसा में 20 टीमें बनाई गई हैं,
जो उन युवकों को ट्रैक करने का काम कर रही हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में हिंसा को उकसाया था, और अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को एक सुनियोजित साजिश के रूप में देखा और कहा है कि जो लोग शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा एक बहुत ही गंभीर घटना है जिसका प्रभाव पूरे राज्य पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ा है। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि किसी भी समाज में एक छोटी सी घटना भी यदि उसे बढ़ावा दिया जाए तो वह बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप ले सकती है। इस घटना ने यह भी साबित किया है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किस तरह से शांति को बिगाड़ सकता है। सरकार और पुलिस को चाहिए कि वे इस पूरे मामले की गहराई से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे उपद्रवों को नियंत्रित किया जा सके। तो वही इस पूरी घटना के बाद कुछ सवाल हैं कि क्या इस पूरी घटना की साजिश पहले से रची जा चुकी थी या फिर इन दंगों के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ है। आपका इस पूरे मामले में क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है।
ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।